अस्सलाम वालेकुम दोस्तों स्टूडेंट्स। मेरा आज का टॉपिक है साइटोप्लाज्म। और प्रीवियस टॉपिक में मैंने फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन पे डिस्कस किया था, उसके मतलब बात की थी। तो आज जो है वो मैं साइटोप्लाज्म के अबाउट डिस्कस करने जा रहा हूँ। साइटोप्लाज्म के मतलब बात करने जा रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट्स, जो लर्नर्स फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और हर वीडियो को लाइक भी करें ताकि आप तक मेरे हर आने वाली वीडियो जो है वो नोटिफिकेशन की शक्ल में मौसूल हो सके। तो टॉपिक है हमारा साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म सेल में दो पोर्शन होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, जिन दो पोर्शंस को सेल मेम्ब्रेन में बाउंड किया होता है, घेरा होता है, वो दो पोर्शन हैं। एक न्यूक्लियस वाला पोर्शन, एक न्यूक्लियस से बाहर वाला पोर्शन। ये इनकी मैं बात कर रहा हूं। ये डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम में देखें कि ये सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो पोर्शंस हैं। ये न्यूक्लियस है, उसके बाद ये बाहर वाला हिस्सा है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियानी हिस्सा है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियानी हिस्से को साइटोप्लाज्म कहा जाता है, जबकि न्यूक्लियस वाला जो हिस्सा है, जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल मौजूद है, वो साइटोप्लाज्म नहीं, वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। वो क्या कहलाया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाया जाता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियानी हिस्सा जो है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब साइटोप्लाज्म को, इस टर्म को कब और किसने मुतारिफ करवाया? 1863 का जमाना था। 1863 में रोडोल्फ वॉन कोलिकर ने 1863 में ये टर्मिनोलॉजी मुतारिफ करवाई थी। कौन सी टर्म मुतारिफ कराई थी? साइटोप्लाज्म की टर्म को मुतारिफ करवाया था। लेकिन उस वक्त ये जो साइटोप्लाज्म की टर्म इसने मुतारिफ करवाई थी, ये टर्म जो है वो प्रोटोप्लाज्म जो है उससे इसकी मुशाबत रखती थी। इसको जो है वो इसके कंसेप्ट को वो एक कन्वर्ज किया गया था, या इस कंसेप्ट को सिमिलर लेके चला गया उस वक्त इस टर्मिनोलॉजी के, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म को। अब प्रोटोप्लाज्म आप जानते हैं कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं, लेकिन ये उस वक्त इस टर्मिनोलॉजी को, साइटोप्लाज्म को जो है वो इसका कंसेप्ट सिमिलर काउंट किया गया प्रोटोप्लाज्म के साथ। लेकिन बाद में ये बात जो है वो बताई गई, ये बात कही गई कि भाई प्रोटोप्लाज्म को मिसकंसेप्ट ना करें साइटोप्लाज्म के साथ। अब इसको साइटोप्लाज्म तो कहा गया है, साइटोप्लाज्म की टर्म को मुतारिफ भी करवाया गया, लेकिन अभी तक कुछ साइंटिस्ट जो है वो इस बात पे मुत्तफिक नहीं हो सके साइटोप्लाज्म पे। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेलीज, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद राइबोसोम है, एटसेट्रा। ये ऑर्गेनेलीज यहाँ पे मौजूद है। ऑर्गेनेलीज किसे कहते हैं? ऑर्गेनेलीज वो स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर मौजूद है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है और मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और जो है वो स्पेसिफिक किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं और सेल की हेल्प करते हैं, उसकी बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज में, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर रह के मेम्ब्रेन बाउंडेड है वो, और वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं कि वो एक ऑर्गेनेली है। अब ये कहा जाता है कि अगर कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर वो ऑर्गेनेलीज हैं, वो उनको नाम ऑर्गेनेलीज दिया गया है, या फिर उनको कलेक्टिवली साइटोप्लाज्म कहा जाए, और अगर उनका नाम ऑर्गेनेलीज रखा गया है तो फिर वो ऑर्गेनेलीज होनी चाहिए। उनको साइटोप्लाज्म से जो अलग है वो साइटोप्लाज्म को अलग करना चाहिए, बाकी हिस्सा जो है साइटोप्लाज्म कहना चाहिए। लेकिन कुछ साइंटिस्ट भी ख्याल रखते हैं। बहरहाल उनको ज्यादातर साइंटिस्ट ये कहते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर वो ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। वो कलेक्टिवली साइटोप्लाज्म एक लार्जर टर्म है उनके लिए, लेकिन उसमें जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर पाए गए हैं वो ऑर्गेनेलीज हैं। अब यहां तक मैंने बात की कि किसने इस टर्म को मुतारिफ करवाया। अब मैंने क्या कहा है कि ये साइटोप्लाज्म जो है ये मौजूद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो है साइटोप्लाज्म मौजूद है,
और इस साइटोप्लाज्म में 90% तक 80 to 90% तक वाटर मौजूद है। और आप जानते हैं कि वाटर की मौजूदगी क्या बात साबित करती है कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो 80 to 90% यहाँ पे मौजूद है। एक तो ये चीज है कि ये फ्लूइडिटी इसमें ज्यादा है, ये लिक्विडी मटेरियल यहाँ पे ज्यादा मौजूद है साइटोप्लाज्म में। दूसरी चीज कि अगर इसमें पानी जो है उसकी मिकदार वाटर की कंसंट्रेशन जो 80 to 90% है तो यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे सोल्यूशन भी बनेगा। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होंगे, यहाँ पे अमीनो एसिड्स भी मौजूद होंगे, यहाँ पे साल्ट्स भी मौजूद होंगे, यहाँ पे प्रोटीन्स भी मौजूद होंगी, तो ये यहाँ पे मौजूद हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि केमिस्ट्री के रूप से जो है वो एक टर्मिनोलॉजी है जिसे कहा जाता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसे एक जैसों में हल होते हैं। तो इसलिए कि जो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सॉल्वेंट पानी है उसमें उसके मुतलका सॉल्यूट जो डिसॉल्व हो रहे हैं वो तो अल्टीमेटली वो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाएंगे। और आप जानते हैं कि वो सॉल्यूशन जिसमें मतलब एक ऐसा जो है वो मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट अपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए और इस हद तक डिसॉल्व हो जाए कि सॉल्यूट को जो है वो उसको देखा ना जा सके, उसको पता ना लगाया जा सके, उसमें कोई फर्क ना किया जा सके डिसॉल्व होने के बाद कि वो सॉल्वेंट में मौजूद है, और ये ना बताया जा सके कि भाई ये सॉल्वेंट मौजूद था, ये सॉल्यूट है। तो मतलब उसको एक उसके अंदर जो है वो एक फर्क वाजे ना किया जा सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे तो दो तरह के एक सॉल्यूशन यहाँ पे बनेंगे, एक ट्रू सॉल्यूशन होगा, एक कोलाइडर सॉल्यूशन होगा। ट्रू सॉल्यूशन में बिल्कुल ही फर्क नहीं किया जा सकता, सॉल्यूट मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो जाता है, अपने सॉल्वेंट के अंदर मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो जाता है। और हाँ, ट्रू सॉल्यूशन की एक और बात भी है कि अगर इसमें से लाइट गुजारी जाए तो वो सीधी गुजरती है, वो डिस्पर्स नहीं होती, वो अपना जो है वो रास्ता जो है उससे मुनहरिफ नहीं होती, उससे वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होती लाइट जो है। और अगर उसमें से लाइट गुजारा जाए तो सीधी गुजरती है ट्रू सॉल्यूशन में, और सॉल्यूट जो है वो कंप्लीटली तौर पे डिसॉल्व हो चुका होता है, सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली तौर पे डिसॉल्व हो चुका होता है। अब दूसरा सॉल्यूशन मैंने कहा कोलाइडर सॉल्यूशन। कोलाइडर सॉल्यूशन में क्या है, कोलाइडर सॉल्यूशन में है कि वो सॉल्यूट जो अपने सॉल्यूशन में अपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने जा रहा है और डिसॉल्व होने के बाद वो कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो, वो उस हद तक डिसॉल्व ना हो कि वो उसमें कोई फर्क वाजे ना किया जा सके, बल्कि इस तरह डिसॉल्व हो कि उसके कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो अपने सॉल्वेंट के अंदर सस्पेंडेड सिचुएशन में पाए जाएं और वो वाज़े तौर पे अपना जो है वो मौजूदगी का एहसास दिलाएं। और उसके बाद अगर उनमें से लाइट को गुजारा जाए तो लाइट एक सीधे रास्ते से ना गुजरे और वो डिस्पर्स हो जाए, तो वो जो लाइट डिस्पर्स हो रही है उस लाइट को डिस्पर्स करने का जिम्मेदार वो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं जो उस सॉल्वेंट में मौजूद हैं और उनसे लाइट टकरा के डिस्पर्स हो जाती है। तो ये एक डिफरेंस है कोलाइडर सॉल्यूशन में और ट्रू सॉल्यूशन में, और यहां पे दोनों सॉल्यूशन बन रहे हैं वाटर की मौजूदगी में, साइटोप्लाज्म के अंदर ये दोनों सॉल्यूशंस बन रहे हैं। अब कैसे कि वो जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, जो साल्ट्स टाइप स्ट्रक्चर्स हैं, जो साल्ट्स हैं, अमीनो एसिड्स वगैरह मौजूद हैं, वो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और वो स्ट्रक्चर जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं जस्ट लाइक एज प्रोटीन्स वगैरह, वो जो प्रोटीन जो है लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह के जो बाकी लार्जर मॉलिक्यूल हैं, ये जब वहां पे मौजूद होंगे तो ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, ये एक सस्पेंडेड पार्टिकल्स लाइक सॉल्यूशन बनाएंगे, और वो सॉल्यूशन जिसे कोलाइडर सॉल्यूशन के नाम से पुकारा जाता है। ये दो सॉल्यूशन यहाँ पे बनेंगे, एक जो स्मॉलर पार्टिकल जो हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे कंप्लीट तौर पर, एक अच्छा सॉल्यूशन बनाएंगे, और दूसरी तरफ ये जो है एक सस्पेंडेड किस्म का सॉल्यूशन बनाएंगे जिसे कोलाइडर सॉल्यूशन के नाम से दिया जाता है। अब इस साइटोसोल के जो है वो दो पार्ट हैं। कौन कौन से दो पार्ट हैं? एक जिसे साइटोसोल के नाम से पुकारा जाता है और दूसरा वो जिसे साइटोजेल के नाम से पुकारा जाता है। अब दो क्वेश्चन, साइटोसोल और साइटोजेल। साइटोसोल को एक्चुअली ये कहा जाता है कि ये एक ट्रू साइटोप्लाज्म है, ये एक ट्रू किस्म का साइटोप्लाज्म है जो सेल के अंदर मौजूद है। और कहां पे मौजूद है? ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बाहर,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर उसके चारों तरफ ये पेरिफेरल रीजन में ये फैला हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर। और ये साइटोप्लाज्म का मैक्सिमम हिस्सा, ये कहा जाता है कि राउंड अबाउट 70% पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो मुश्तमिल है किस पे, साइटोसोल पर मुश्तमिल है। कितना, 70%, राउंड अबाउट जो है वो 70% हिस्सा जो है वो साइटोसोल का जो है वो साइटोप्लाज्म जो है वो उसका मुश्तमिल है, साइटोसोल पे मुश्तमिल है। और वो कहाँ पे मौजूद है, ये पेरिफेरल रीजन में पाया जाता है न्यूक्लियस के बाहर। और इसे दूसरा नाम जो है वो इनर एंडोसाइटोप्लाज्म के नाम से पुकारा जाता है, या इनर साइटोप्लाज्म के नाम से भी पुकारा जाता है। अब साइटोसोल जो है इसे ट्रू साइटोप्लाज्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस साइटोसोल में ऑर्गेनेलीज मौजूद है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं जो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है और गाल्जी अपरेटस पड़े हैं और राइबोसोम, जैसे कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोटीन को तोड़ के एटीपी बनाने में इन्वॉल्व है, सो ऑन। मैं आने वाले लेक्चर में इसको मतलब मजीद डिस्कस करेंगे। तो ये कह रहा हूं कि ये ऑर्गेनेलीज अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, वहां पे मौजूद हैं और वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं। और मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं ये कहां पे मौजूद हैं, साइटोप्लाज्म के उस हिस्से में मौजूद हैं जिसे साइटोसोल कहा जाता है, जो कि न्यूक्लियस के बाहर पेरिफेरल रीजन में पाया जाता है, उसके चारों तरफ पाया जाता है। और अगर यहां पे ये बात करना चाहता हूं कि यहां पे अगर ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं और ऑर्गेनेलीज फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो यहां पे मौजूद हैं, तो फिर ये मुझे कहना चाहिए क्या कि जो सेल की बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज हैं, जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जो ये ऑर्गेनेलीज परफॉर्म करती हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनेली अपने सेल के लिए जो बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करती है, उसके जिम्मा एक मखसूस काम है। तो वो तमाम तर सेल की जो बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, वो कहां पे परफॉर्म हो रही हैं, जो साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होती हैं, वो यहां पे मौजूद साइटोप्लाज्म के पहले पोर्शन जो है वो साइटोसोल में मौजूद हैं। साइटोसोल में जो है वो ये वकूफ पजीर होती हैं, जैसे कि एग्जांपल है ग्लाइकोलाइसिस वगैरह, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जो है, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह जो है यहाँ पे साइटोप्लाज्म में जो है वो वकूफ पजीर होती है। और इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज, मैंने कहा है कि मैक्सिमम बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज जो हैं वो तकरीबन मोस्टली तमाम वाली जो एक्टिविटीज हैं, बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज जो हैं वो सेल की, वो साइटोसोल में वकूफ पजीर होती हैं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के हिसाब से, बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज के हिसाब से ये वकूफ पजीर हैं कहां पे, साइटोसोल में। तो भाई यहां से तरह से पूछा जाए कि भाई साइटोप्लाज्म की जो सेल की जो बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज है वो कहां पे होती हैं, तो साइटोप्लाज्म में होती हैं। और अगर उसके बाद अगर कोई नियरेस्ट ऑप्शन ये दिया जाता है कि भाई साइटोसोल या साइटोजेल या साइटोप्लाज्म, देन यू मस्ट हैव टू चूज द नियरेस्ट ऑप्शन गिवन बाय क्वेश्चनर, जो है वो क्वेश्चन की तरफ से जो करीबी तरीन ऑप्शन दिया जाता है, फिर आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म नहीं, यहाँ पे साइटोसोल को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि फिर यहाँ पे साइटोप्लाज्म की जो तमाम एक्टिविटीज है वो साइटोसोल में होती है। अब दूसरा क्वेश्चन है साइटोजेल, जो कि मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो है वो आउटर रीजन में पाया जाता है। ये मोर विस्कस है, ये ज्यादा गाढ़ा है। साइटोसोल जो है वो ज्यादा विस्कस नहीं है, साइटोजेल जो है वो ज्यादा गाढ़ा है। क्यों ज्यादा गाढ़ा है, क्योंकि जो बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज यहां पे वकूफ पजीर होती हैं साइटोसोल में, और जो मटेरियल यहां पे बनता है, जो पार्टिकल्स यहां पे बनते हैं, और वो उनको अगर कहीं स्टोर किया जाता है तो वो स्टोरेज स्पेस जो मुहैया करता है साइटोप्लाज्म, वो स्टोरेज स्पेस कहां पे मौजूद है, वो साइटोजेल में मौजूद है। और स्टोरेज एक्टिविटीज जो है वो कहां पे, साइटोजेल में वकूफ पजीर होती हैं। और साइटो जो है साइटोप्लाज्म मतलब दोनों काम कर रहा है, बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज भी कर रहा है, एक्टिविटीज भी कर रहा है, और स्टोरेज एक्टिविटीज के तौर पे भी काम कर रहा है साइटोजेल में। अब यहाँ पे आकर फिर साइंटिस्ट कंफ्लिक्ट करते हैं कि भाई स्टोरेज एक्टिविटीज अगर ये साइटोप्लाज्म ने साइटोजेल का जो है वो कर रहा है, वहां पे ये परफॉर्म कर रहा है, तो फिर ये काम तो वैक्यूल भी करता है, ये स्टोरेज का वाला काम तो वैक्यूल भी कर रहा है। तो फिर इसको मिसकंसेप्ट क्यों किया जा रहा है कि वैक्यूल भी वही काम करे, साइटोजेल भी वही काम करे। तो यहाँ पे ये थोड़ा टर्मिनोलॉजी में कुछ है डिफरेंट साइंटिस्ट के दरमियान है, लेकिन
अभी इस पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं ये बात करते हैं कि भाई साइटोजेल जो है वो स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल होता है, वहां पे मॉलिक्यूल स्टोर होते हैं कुछ देर के लिए, और उससे साइटोजेल है और मोर विस्कस है देन साइटोसोल, और साइटोसोल में बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज वकूफ पजीर होती हैं। तो काइंडली आप लोगों को अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करें। इसके साथ हम इजाजत चाहते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ऑर्गेनाइली पे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।